हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स करवाऊंगी। देखिए, बुक का कवर पेज है, इग्नू की ये बुक है और इसके ना मैंने पहले भी यूनिट्स अपलोड करी हैं। इवन पहले जब मेरे पास बुक नहीं थी तब भी मैंने इसको अपलोड किया था, लेकिन अभी मैं इसको यूनिट वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। और अभी हमने इसका फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट किया है, जिसकी मैंने 2 यूनिट्स कंप्लीट करवा दी है, यूनिट 1 और यूनिट 2। आज हम इसके बच्चा यूनिट 3 करेंगे, लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज। तो ये यूनिट 3 है, आपका एग्जाम पास में है, इसलिए आपको एक दिन में 2 वीडियोस में अपलोड करने का ट्राई करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी इसकी यूनिट्स को कंप्लीट कर लें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी यूनिट 3 है, लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे मैं ना आपको यूनिट के बीच में भी चीज़ें पढ़ाती हूँ और चेक योर प्रोग्रेस भी, क्योंकि ये बुक थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, फिर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस आपको गिवन है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है, बहुत नेसेसरी होते हैं हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में। जैसे आपने देखा होगा 10th या 12th में आपने बोर्ड भी दिए होंगे, CBSE, NIOS या स्टेट वाइज जो भी आपने बोर्ड दिए होंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बेस पे आपको आंसर्स निकालने होते हैं, क्वेश्चंस को मतलब जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना होता है। तो एकेडमिक एक्टिविटी में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको पैराग्राफ गिवन होता है, उसको समराइज़ करके, कॉम्प्रिहेंशन को समराइज़ करके कुछ फ्यू वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसी वजह से जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए। अब वो रीडिंग में भी आ सकते हैं और आपके कोर्स से रिलेटेड रिटन स्किल्स में भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लैंग्वेज को टीच करने की। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लिटरली हो गया और जो लिंग्विस्टिक पैसेज हो गए, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसमें एक्यूरेट एसोसिएशन होना चाहिए मीनिंग्स का विद सिम्बल्स, और आप अपने जो चॉइस जो होती है वो अप्रोप्रिएट मीनिंग की, कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, और जो टेक्स्ट है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, उससे आप एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप उससे फाइंड आउट कर सकें। प्लस आप में एबिलिटी हो लॉजिकल और रैशनली एनालाइज करने की, स्मॉलर आइडियाज़ को, वोकैबुलरी सेगमेंट्स को, जो आपको वर्ड्स गिवन है उसको आप ऑथर के इमोशंस के साथ में रिलेट करके उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आप जनरेट कर पाएँ। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में लिखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आपके पास में क्या होता है कि आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा, उसके साथ साथ में आपके थॉट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और आप उससे एक आइडिया भी जनरेट कर पा रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को ना स्टोरीज पढ़ाई जाती है और फिर उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टोरी का ना मोरल क्या है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो आपको वहाँ पे बतानी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। प्लस जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, वो 2 जर्नल मेंटल एबिलिटीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे पहला है कि वर्ड के मीनिंग को आप रिमेंबर कर पाएँ, दूसरा आप लॉजिकली एनालाइज कर पाएँ, और उसके बाद में आप एक कनेक्शन देखते हैं वर्बल कंसेप्ट के बीच में। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं आपको। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीप थिंकिंग एंड इट इन्वॉल्व्स मेटिकुलस रीडिंग। Thus, it is dependent upon the reader basic cognitive intellectual skills। तो जो ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी रीडर के ऊपर कि उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जहाँ पे ब्रेन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो कैसी हैं, प्लस उनका जो बैकग्राउंड कल्चर है, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस है वो कैसा है, लैंग्वेज स्किल्स कैसी है। तो उससे आप एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको फ्रेंच नहीं आती हो और आपको एक पैराग्राफ गिवन हो, आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच आ रही है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कब डेवलप होगा, जब आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। अभी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो अगर आपको उसका मीनिंग ही समझ नहीं आता, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी होती है, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आपका एक इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इज़ देन इन इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट ऑन मल्टीपल लेवल्स। जो आपको टेक्स्ट गिवन है उसके साथ में मल्टीपल लेवल पे इंटरेक्शन करना एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो आपका लिंग्विस्टिक और लिटरेरी दोनों हो सकता है, मतलब लिखा हुआ भी हो सकता है और बोलने वाले लेवल पे भी हो सकता है। और ये एक रीडर का रिस्पॉन्स होता है किसी पैसेज के लिए। अब हमारे पास देखिए टाइप्स आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लिटरल हो गया, इंटरप्रेटिव हो गया, अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ऐसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। अब सबसे पहले बात करें हम लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें आप की वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, उनको आपको टेक्स्ट में समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। और प्लस जो सक्सेसफुल कॉम्प्रिहेंशन होता है टेक्स्ट का, वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज कैसी है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। लिटरल कॉम्प्रिहेंशन में 2 डायमेंशंस होती हैं, एक होती है आपका क्रोनोलॉजिकल और एक होती है सरफेस अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें किसी का परसेप्शन इंक्लूड हो सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे आप प्रोसेस करें ये हो सकता है, या फिर रिकॉल या रिकॉग्नाइज कैसे करें थीमेटिक आइडियाज़ को, डिटेल्ड क्रोनोलॉजी सीक्वेंस की क्या हो सकती है, किस सीक्वेंस में जो सीन्स हैं वो अकर हो रहे हैं, इवेंट्स क्या है, कंपैरिजन लैंग्वेज का, कंटेंट का। तो ये पॉइंट्स आपके लिटरल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरप्रेटिव और इंफॉर्मेशनल कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या होता है, जिसमें जो रीडर्स होते हैं वो एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी मीनिंग को। तो ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। इसमें कन्वर्जन थिंकिंग भी हो सकती है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंसेस आते हैं। अब जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पैराग्राफ जो इंटरप्रिटेटिव कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें हमारे पास 2 नए क्वेश्चंस बनते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। तो अब यहाँ देखेंगे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये दोनों पॉइंट्स, आप यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है ना, वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वहाँ पे आप सीक्वेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटेल्स को रिकॉल कर रहे हैं, मतलब फैक्ट बेस्ड होती है। तो वो ज़्यादा, जिसमें एक स्पेसिफिक करेक्ट आंसर चाहिए होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो थोड़ी इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव थिंकिंग है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन में ये क्या होता है, जहाँ पे आपको आइडियाज़ और ओपिनियन जो है ना वो एक्सटर्नली स्टार्ट होते हैं। इसमें दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मेकिंग इंटरफ्रेंस, रिलेटिंग आइडियाज़ लॉजिकली। आप आइडियाज़ को रिलेट कर रहे हैं, जो पैसेज है उसका मीनिंग अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल एसोसिएशन आइडियाज़ आप उससे रिलेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं जो कि बहुत ही सुपरफिशियल नहीं होंगे, लेकिन हाँ बट एनालिटिकल होंगे। तो ये चीज़ें आपकी अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। अफेक्टिव का मतलब हो गया जहाँ पे आप इमोशंस और जो सोशल एस्पेक्ट है कंटेंट का, लिटरेरी पैसेज का, उसको जब समझते हैं तो वो हमारा आता है अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस है, ये चाहें तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज जितना मैंने आपको पढ़ाया ना उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए ना आंसर ईजी हो जाएंगे अटेम्प्ट करने एग्ज़ाम में। आई मीन ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम देख के आप सोचें कि पता नहीं कहाँ आ गए, कौन सी दुनिया में। फिर देखिए नेक्स्ट आपको दे रखी है स्ट्रेटजीज़ दे रखी है कि कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो आपकी एक इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक एक्सटेंसिव रीडिंग, जो इससे पहले यूनिट में मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक होता है कि आप ना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के लिए किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, और एक होता है कि आप अपने प्लेजर के लिए बस रीड करे जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को रीड कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग और एक होता है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। प्लस जो कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं दे आर फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम करता है ये, ठीक है। जो पैसेजेस होते हैं कंटेंट समरी को क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग और प्रिडिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट हो गया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज इज गिव बिलो। ये यहाँ पे जो दे रखे हैं आपको 2 आंसर को इवेलुएट करने की 5 स्ट्रेटजीज होती हैं, तो वो दे रखी है आपको। जैसे पहली आपको दे रखी है फ्रेम कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, कि आप जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसको फ्रेम करें। जैसे आपने पैराग्राफ को पढ़ा और उसके बाद में आप उससे बेस्ड उस पैराग्राफ से सिमिलर क्वेश्चंस को क्या कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, ताकि और ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि आंसरेबल हो। आपने उस पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन पुट करे और सामने वाले ने आपको आंसर दिया। ये यूजुअली टीचर्स यही टेक्निक को फॉलो करते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ समझाई, पैराग्राफ समझा है, उसमें से फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर वो आंसर करने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम करना। अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी फ्रेम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पैसेज। किसी भी पैसेज को समझने के लिए 3 मेजर टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम्ड होने चाहिए। पहला डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव क्वेश्चन हो सकता है, और रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एक स्टोरी का भी एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं हम, तो ये आता है हमारा क्रिएटिंग कंटेंट समरी। तो अब जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उसको समराइज़ करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, जहाँ पे आपने लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया है। जैसे मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ पढ़ा और मैंने कहा आप इसकी समरी लिखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने सेंटेंस इसमें मुझे अभी दिख रहे हैं उतने ही सेंटेंस आप इंक्लूड करें। आप यहाँ पे कम सेंटेंस में आपको अपनी बात को समझाना होता है, तो वो आपका समरी का एग्जाम्पल है।
मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे जब आप कोई मूवी देख कर आते हैं या कोई सीन होता है तो उसको आप वर्ड टू वर्ड ना बता के कुछ लिमिटेड वर्ड्स में मेन जो बातें होती है वो वहाँ पे बता देते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना वो समरी क्रिएट करना होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ टेक्स्ट। जो वहाँ आपको टेक्स्ट लिखा है, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको रीड करते वक्त आप विजुअलाइज करें, प्रिडिक्ट करें। जैसे आपने देखा होगा कई बार रीडिंग क्या होती है, आप ना वो स्टोरी या पिक्चर्स वो आपके दिमाग में चल रही होती है और उसके बाद आप आइडिया लगाते कि अच्छा ऐसे होगा या ऐसा कुछ होने होगा। मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है, हम ना प्रिडिक्शन बहुत जल्दी करने लगते हैं कि नहीं इस सीन के बाद में ये हो सकता है। सॉरी। और मोस्टली केसेस में ना वो प्रिडिक्शन ठीक हो जाती है और कई केसेस में वो प्रिडिक्शन हमारी गलत हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि एनालाइज करना टेक्सचुअल पैटर्न और स्ट्रक्चर, कि जो आपको टेक्स्ट गिवन है ना वो किस अकॉर्डिंग है, उसका स्टाइल क्या है, उसकी मोड क्या है, टेक्निक्स क्या है, तो उसको एनालाइज करके और फिर उस पैटर्न को समझना और टेक्स्ट जो स्ट्रक्चर गिवन है उसको एनालाइज करना इसके अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक बार इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आप भूल जाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है स्कैफोल्डिंग ओल्ड नॉलेज विद न्यू कंसेप्ट्स, जहाँ पे ना आप अपने जो पुराने थॉट्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं नए से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, जैसे आप ना स्टैटिक को करंट से रिलेट करते हैं। जैसे अभी कोविड का जो टाइम था तो उस टाइम पे वो करंट की सिचुएशन थी, लेकिन इबोला वायरस और ऐसी डिजीज जो पैंडमिक बनी थी उनको हमने याद करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो नया कंसेप्ट है उससे आप पुरानी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब जो आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड करें ना तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ स्किल दैट मे बी इनेट बट कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज। जैसे कुछ लोगों में ना तो ये जो स्किल है ये डेवलप होती है, लेकिन कुछ को अपने अंदर ये डेवलप करनी होती है। इसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डिकोडिंग करना, फ्लुएंसी लाना, वोकैबुलरी को एनहेंस करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, जितने वर्ड्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे उतना ईजिली आपकी रीडिंग होगी, प्लस उतना इंटरेस्टिंगली आपकी रीडिंग होती है। सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाना और जो प्रिडिक्शन है कि इस स्टोरी में आगे ये चीज़ हो सकती है, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिकोडिंग वर्ड। जो वर्ड्स है ना उसको आप डिकोड कर पा रहे हैं, उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, उसके पीछे जो ऑथर के जो इमोशंस है वो आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है ना ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कॉम्प्रीहेंशन का, जो एक ऐसी एबिलिटी की एक्सप्रेस कर पाएँ वर्ड्स को और समझ पाएँ विद विच आर अनफेमिलियर और एनी पार्शली, ऐसे वर्ड्स को स्पेशली जो आपने पहले नहीं सुने हो या फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो, लेकिन स्टिल कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ को रीड करके आप उसको डीकोड कर पा रहे हैं, तो ये एक आपकी बेस्ट स्किल होती है। इसमें हमारे कुछ फोनेमिक भी होते हैं, जैसे साउंड्स पे भी होता है, कुछ मीनिंग पे भी होता है, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्ड्स कैन बी ओनली बी प्रोनाउंस बट देन स्पेल्ड करेक्टली इफ़ अ रीडर हैज़ मेड अ कनेक्शन बिटवीन अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो जब आप लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन को सेट कर पाएंगे तभी वर्ड्स को आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे और तभी आप उसकी स्पेलिंग को करेक्टली लिख पाएंगे या बोल पाएंगे। तो साउंड मैटर करता है कि आपकी जो डिकोडिंग है वर्ड्स की वो कितने अच्छे से हुई है। नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी इन रीडिंग। फ्लुएंसी इन्वॉल्व करती है इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउंड एंड वर्ड्स। जैसे आप ये पैराग्राफ रीड करें, अब यहाँ पे अगर आप कहीं पे वर्ड पे लाइक विच में बी ईदर फेमिलियर और फिर मैं इसके बाद में अनफेमिलियर बोल ही ना पाऊँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो फ्लुएंसी है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्लुएंसी कब होती है, जब आप इमीडिएटली वर्ड को या जो साउंड है उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और ये किससे आता है, जब आप रेगुलर बेसिस पे रीड करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। रीडिंग फ्लुएंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर एक्यूरेसी इन रीडिंग। तो जब आप फ्लुएंसी के साथ रीड करते हैं तो ये हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल स्किल होती है किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने के लिए, किसी भी कंटेंट को समझने के लिए। प्लस जो कंटेंट है ना वो डिपेंड करता है लार्जली कि आपकी जो रीडिंग की एबिलिटी है ना वो कितनी अच्छी है, उसकी फ्लुएंसी कैसी है और उसकी स्पीड कितनी है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी आप वर्ड्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब इसमें जो वोकैबुलरी है उसको इन्हेंस करने के लिए या उसकी ज़रूरत कहाँ पे है, जैसे क्लासरूम इंटरेक्शन है वहाँ चाहिए, एवरीडे एक्सपीरियंस होते हैं, रीडिंग में भी आपको चाहिए होता है, और ये आपके जो रीडिंग टेक्स्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना देता है, बहुत एनहेंस कर देता है। प्लस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीमेंट। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है ना वो एक राइटिंग स्किल्स का एक प्राइमरी पार्ट होता है। जब आप वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो ही आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। कई बार होता है हम लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा मन करता है सारा दिन लिखें, लेकिन हमारे पास थॉट्स इतने नहीं होते। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, अरेंजमेंट को समझना है, तो आपको वहाँ पे अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। ये लिख लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना वो मस्ट होती है किसी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको इमेजिनेशन के साथ समझना पड़ता है। अब सपोज़ आपने वो चीज़ कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, तो आप उसको इमेजिन भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग जो है ना वो ईजी हो जाती है, फेमिलियरिटी हो जाती है टॉपिक की, अगर आपको उसकी पहले से थोड़ी नॉलेज है। जैसे आपने सुना होगा क्लासेस में क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हैं, अकेडमिक्स में जब आपका टाइम होता है, तो टीचर्स कहते हैं कि ना उस पैराग्राफ को, कोई टॉपिक आपको क्लास में होने वाला है नेक्स्ट डे, तो उससे पहले ना आप उसको थोड़ा पढ़ कर आइएगा। लेक्चर है या कोई भी चीज़, उसको जब आप पहले थोड़ा पढ़ के जाते हैं ना, तो उस कंसेप्ट को आपको रिलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। प्लस आपके माइंड में ना वो टॉपिक चल रहा होता है और उससे रिलेटेड इमेज अपने आप ही क्रिएट हो रही होती है, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाती है। प्लस आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और आपका मन भी करता है उसको समझने का, और प्लस वो आपको अच्छे से समझ भी आता है। फिर ये पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया चेक योर प्रोग्रेस। इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, आपका मन करे तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वरना रीडिंग मैंने आपको दिखा दी है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आप देखेंगे इसमें बस बाकी तो और कुछ मुझे इतना लगा नहीं बीच में। हाँ, चीज़ें थी इसमें, जैसे कि फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन को क्या हम कहते हैं, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन है ना, वो लेवल है किस चीज़ का, अप्लाई द स्टडी ऑफ पर्पस, प्रोसेस, नेचर, आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन क्या हो सकते हैं। तो इट इज़ कंसिडर द ब्रांच ऑफ बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दो वर्ड से रिलेट हो गया, एक फिलॉसफी हो गया, एजुकेशन, दोनों डिफरेंट फील्ड्स है, उनको आपस में मर्ज कर दिया। प्लस एजुकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं टीचिंग और लर्निंग, कोई स्पेसिफिक स्किल्स को आप किसी को सिखा रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, जजमेंट है, विजडम है, उसको समझना, वो सब हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है। तो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स में ही दे रखा है। टाइप्स में जो मैंने आपको पहले भी बता दिए, ये टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली यूनिट एक बार देख लीजिएगा। जैसे आपका स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए कई बार होता है आपके दिमाग में ना कुछ पैराग्राफ चल रहा है और कुछ पॉइंट चल रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट इन्फॉर्मेशन, और वही आप उस पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर है, आप एक वर्ड सोच के आए हैं, एक आर्टिकल आपको ढूंढना है, कोई बोले कि आज वो क्राइम हो गया, आप उसमें वो ढूंढ रहे हैं, या आपका रिजल्ट आया तो आप अपना नाम, रोल नंबर ही ढूंढेंगे। तो कुछ ऐसे टाइप की रीडिंग होगी जहाँ पे आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए रीड करते हैं। कुछ रीडिंग होती है, लॉन्ग रीडिंग्स होती है, आप अपने प्लेजर के लिए रीड कर रहे होते हैं, उस पैराग्राफ को समझने के लिए रीड कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास में रीडिंग जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग के पैसेज में होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो देखिए, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, सर्च कर रहे हैं रैपिडली थ्रू द टेक्स्ट, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्लस जो स्कीमिंग रीडिंग है उसका मतलब हो गया कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं इंटेंशन के साथ में, एक स्पेसिफिक डेट्स है, आइडियाज़ है, उसको आप समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्कीपिंग का मतलब क्या हो गया है, जहाँ पे आप लार्ज चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं। और स्कैनिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप रैपिडली थॉट को पढ़ रहे होते हैं, जो टेक्स्ट आपको गिवन होता है। इससे पहले वाले पार्ट में ना यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया था, तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक स्क्रॉल प्रोसेस आपको गिवन है। कई बार बहुत टाइम ख़राब चल रहा हो ना तो ये आ जाता है, तो आपको थोड़ा देख लेना है। स्क्रॉल की ना फुल फॉर्म बस पता होनी चाहिए, फिर आप अपने आप छाप देंगे, मुझे इतना आपके टैलेंट पे भरोसा है। जैसे S स्टैंड फॉर सर्वे हो गया, C फॉर कनेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट दो आपको दे रखे हैं ROL, R का मतलब हो गया रीड, O का मतलब आउटलाइन हो गया, और L का मतलब हो गया लुक। तो ये रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की ही आपको टेक्निक्स दे रखी है। ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, ये यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 4 करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में यूनिट 4 हम करेंगे, इसकी यूनिट 3 भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जल्दी इसका ब्लॉक 2 भी रिकॉर्ड कर दूँगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। वेल, गुड नाइट। रात के 2 बज रहे हैं, अब आप सो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। गुड नाइट।